हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन सेक्स सब्जेक्ट का 4th चैप्टर। ये हमारा चैप्टर है पृथक्करण, एकीकरण और समावेश। इसमें हम इन तीनों शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे और ये तीनों शब्द क्या कहते हैं, इनके उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, सारी बातों को छोड़ के हम लोग अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पृथक्करण। पृथक्करण होता क्या है? जब किसी प्रकार की समस्या या अक्षमता वाले छात्र अन्य छात्रों की तरह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे और नियमित कक्षाओं और शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के समस्याग्रस्त छात्र को तथाकथित सामान्य छात्रों से बाहर रखा जाता है। यानी इसके अंदर वो छात्र आते हैं जो कि अक्षम है, मतलब कि जो विकलांग है, और इन्हें अलग से शिक्षा दी जाती है और सामान्य छात्रों से इन्हें अलग रखा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? विकलांग बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, काम को आसानी से कैसे किया जाता है उसके लिए प्रेरित करना, और स्कूल का प्रदर्शन इष्टतम होना चाहिए इसमें। और विकलांग बच्चों के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए, यानी कि उनको किस तरीके से पढ़ाना है, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगला है हमारा सामान्य व असामान्य लोगों को, यानी छात्रों की गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार करना। यानी कि एक तो वो लोग असामान्य हैं और जो सामान्य लोग मतलब गतिविधियां करते हैं उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देना। और इसका महत्व क्या है? पृथक शिक्षा यानी अलग शिक्षा के द्वारा लाभ पहुंचाना, उनके मतलब जिस तरीके से उन्हें समझ में आए उस तरीके का प्रयोग करना और उन्हें शिक्षा देना। और सेकंड हमारा है नई तरीके से शिक्षकों को कक्षा में नई नई विधियां, प्रक्रिया आदि करने के लिए प्रदान करना, यानी कि व्यवस्था करना कि शिक्षक उन्हें सही तरीके से सिखा सके और शिक्षा दे सके। थर्ड पॉइंट हमारा विशेष उपकरण और सामग्री जैसे कि सुविधाएं देना, मतलब जो सामग्री उसमें लग रही है और जो मतलब सुविधाएं उन्हें चाहिए उसकी उपलब्धता करवाना। अगला है हमारा चौथा पॉइंट, विशेष शिक्षा का लक्ष्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना है, यानी कि पाठ्यक्रम के साथ, है ना। पांचवा है हमारा उनकी बौद्धिक क्षमताओं को ताज़ा करना और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना। इसके कुछ दायरे हैं। दायरे में सबसे पहला सामाजिक कलंक को कम करना, यानी जो रूढ़िवादी सोच होती है उसे कम करना। और अगला है हमारा, और इसी तरीके से विशेष शिक्षा के द्वारा उन्हें लाभान्वित करना बच्चों को। और सेकंड पॉइंट है विकलांगता की जल्द से जल्द पहचान करो और उसका निवारण करो। और थर्ड पॉइंट है हमारा उपयुक्त स्थान का निर्धारण करना। फोर्थ है हमारा सेवा और सुविधा उपलब्ध करवाना, जैसे चिकित्सा संबंधी सुविधाएं। अगला हमारा फिफ्थ पॉइंट है विशेष बच्चों को सहायता और सामग्री उपलब्ध करवाना। अगला है हमारा पृथक्करण में कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहाँ पर? सबसे पहले कि विकलांग लोगों के प्रति विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। निःशक्तता आ जाए या तो विकलांगता आ जाए या अक्षमता, ये सब एक ही पॉइंट होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग पर्यायवाची होते हैं। और अगला हमारा पॉइंट है संवेदनशीलता प्राप्त करना, यानी कि मतलब कि संवेदनशीलता मतलब दया नहीं है, अपनेपन की भावना होनी चाहिए, है ना। ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए कि हम तुम पे दया कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा पारस्परिक कौशल बढ़ाना, यानी कि संचार कौशल बढ़ाना, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है शैक्षिक कौशल बढ़ाना, यानी कैसे पढ़ना है उनको इस तरीके से सिखाना है, ठीक है। और अगला हमारा पॉइंट आ गया अब एकीकरण। एकीकरण इससे अलग होता है पृथक्करण से। एकीकरण में क्या होता है? एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या फिर अक्षम
बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक ही साथ शिक्षा दी जाती है और एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर विशिष्ट शिक्षा का पूरक होता है। ये शिक्षा असमर्थ बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है तथा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। यानी इसके अंदर टोटल मिला के ये होता है कि जो सामान्य छात्र हैं और जो असामान्य छात्र हैं यानी कि अक्षम छात्र, उन लोगों को एक ही एरिया में बैठाया जाता है और वहीं पर उन्हें शिक्षा दी जाती है और इनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है कि इनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है कि छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करना, यानी इनको क्या क्या चाहिए उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है स्वास्थ्य दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाना, यानी अगर इनको कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसके लिए सुविधाएं प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है दैनिक जीवन में भी अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी इनके दैनिक जीवन में भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे इन्हें सपोर्ट मिले कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आत्मविश्वास और सम्मान महसूस कराने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी आत्मविश्वास को जगाना और सम्मान महसूस कराने के लिए उनके साथ किसी भी प्रकार का फिर से भेदभाव नहीं करना, है ना। वही एक ही पॉइंट है लेकिन थोड़ा अलग है। और फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि विकलांगता का निदान आसानी से और कम उम्र में किया जाना चाहिए, यानी कि विकलांगता की जल्दी से जल्दी पहचान की जाए और उसके निवारण का उपाय ढूंढा जाए। और सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान किया जाए, यानी कि किसी भी स्थान पर जाके बच्चा शिक्षा, रोजगार या किसी भी प्रकार की सुविधाएं ले सके, इसके लिए प्रावधान एक बनाया जाए, यानी जैसे कानून टाइप का। और 7 पॉइंट कहता है कि सभी छात्रों को मूल्यवान और सार्थक शिक्षा दी जाए, मतलब ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका महत्व हो, ठीक है। और अगला पॉइंट भी हमारा ऐसे ये महत्व, यानी कि एकीकरण का क्या महत्व है। पहला है कि मुख्य धारा की सुविधा का उपयोग करें, यानी कि जिस तरीके से वो सीख सकते हैं उनके लिए उसी प्रकार के उपकरण बोल सकते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। और सेकंड पॉइंट है अनुभवों के विकास की सुविधा दी जाए, यानी उनके अंदर ये बोल सकते हैं कि कौशल को जागृत करें, है ना, स्किल डेवलपमेंट करें। और तीसरा पॉइंट हमारा है स्कूली वातावरण में सुधार संभव है, यानी कि स्कूल का वातावरण ऐसा बनाएं ताकि उन्हें मतलब समानता महसूस हो, यानी कि स्कूल में जैसे कि रैंप वगैरह बना रहे हैं, है ना, और उनके बैठने के लिए सीटें अवेलेबल रहें। और अगर 4 पॉइंट हमारा है कि विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी उन्हें किस चीज़ से खुशी मिल रही है और किस चीज़ से दुख हो रहा है उस चीज़ पर पूरा ध्यान दें। जिस चीज़ से खुशी मिल रही है बच्चे के साथ उसी तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। और 5वां है कि सामान्य स्कूली जीवन जीने में मदद करनी चाहिए, यानी कि वो इस तरीके से उनके साथ बिहेव करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो आगे स्कूल में आने के लिए मतलब तैयार हो जाए खुद से। ऐसा ना हो कि उन्हें मतलब लगे कि हम स्कूल जाते तो हमारे साथ भेदभाव होता है ना। 6th पॉइंट है कि सामाजिक जीवन का अनुभव करने के लिए अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट हमारा है दायरा कहाँ होता है। एकीकरण का दायरा क्या है कि सबसे पहले वृद्धि और विकास, यानी कि बच्चों का वृद्धि और विकास होना चाहिए। और संज्ञानात्मक विकास, यानी सोचने समझने के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ता है। और 3rd पॉइंट हमारा व्यवहार संबंधी समस्याएं, जैसे कि उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार, यानी कि दुर्व्यवहार से यहाँ पे है ना कि बच्चे के साथ सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। और 4th पॉइंट है हमारा कि पारस्परिक संबंध होने चाहिए, यानी कि उनके साथ मेल जोल बढ़ाए रखना चाहिए। और 5th पॉइंट है मार्गदर्शन और परामर्श, यानी कि उनको किस राह पे जाना है या फिर उन्हें किस मतलब टेक्निक का प्रयोग करना है ना।
उसका परामर्श देते रहना। और अगला पॉइंट हमारा समस्याएं। समस्याएं किस 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 तरह की आती हैं। सबसे पहले संसाधन कक्ष का अभाव, यानी कि कक्षा में संसाधन का अभाव रह सकता है, यानी कि जिस तरीके से बच्चा सीख रहा है उसके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध ना हो। जैसे कि क्लास में मतलब हम सामान्य बच्चे अलग तरीके से सीख जाते हैं, जैसे हमारे सामान्य बच्चों का पढ़ने का अलग तरीका होता है, और जो अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो उस तरीके के संसाधनों का अभाव रहता है। और या फिर वही हो गया कि स्कूल में बहुत सारी बैठने की सुविधाएं नहीं होती हैं उनके लिए, है ना। और सेकंड पॉइंट हमारा है कि अध्यापक और शिक्षकों की ओर से पहल का अभाव रहता है ना। मतलब कि शिक्षक खुद ही और मतलब प्रधानाचार्य से यहाँ पे प्राध्यापक लिख रखा है, और जो शिक्षक होते हैं उनकी कोई पहल नहीं हो रही होती है बच्चों के प्रति। और दूसरा है नामांकन में दिलचस्पी का ना होना, यानी कि वो लोग अपना एडमिशन कराने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उन्हें मतलब महत्व नहीं पता होता कि पढ़ने लिखने से क्या होगा करके। और हमारा अगला पॉइंट है कि विकलांग बच्चों को स्वीकार ना करना, मतलब कि जो सामान्य बच्चे होते हैं वो विकलांग बच्चों को स्वीकार नहीं करते, भेदभाव करते हैं, है ना। अगला हमारा पॉइंट है सुविधाओं का अभाव, यानी कि सुविधाएं नहीं होती, मतलब उस प्रकार के टीचर नहीं होते जो उन लोगों को पढ़ा सके, बच्चों को और असामान्य बच्चों को पढ़ा सके, इस तरह के टीचर नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब कि रैंप वगैरह नहीं बने होते। तो ये सब सुविधाओं का अभाव हो गया, है ना। और सिक्स्थ पॉइंट में हमारा शिक्षकों को स्कूल में आने में आलस्य होता है, यानी अगर ये सब सुविधाएं दे भी जाएं तो फिर कुछ टीचर होते हैं जो कि आने में थोड़ी आनाकानी करते हैं कि हम इस प्रकार के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना। अगला पॉइंट हमारा समावेशन से है। समावेशन ये तो आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो समावेशी शिक्षा इसमें क्या आएगा। सबसे पहले समावेशी शिक्षा होती क्या है। जो हमारा पृथक्करण था वो तो अलग करता था, एकीकरण जो था वो समायोजित करता था। एकीकरण का ही दूसरा रूप है जिसमें कुछ सुधार किया गया है और वही समावेशन बना दिया गया है, ठीक है। समावेशन में क्या होता है, बिल्कुल एकीकरण की तरह ही होता है समावेशन भी, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों बच्चों को सामान्य एक ही कक्षा में बैठाया जाता है। और समावेशन में होता क्या है ये देखते हैं कि समावेशन शिक्षा में विकलांग छात्र कठिन परिस्थितियों में बच्चे और जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित कुछ अतिरिक्त सहायता के साथ नियमित शिक्षा प्रणाली प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, यानी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और उसके बाद एकीकरण का ही दूसरा रूप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। फिर इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि सभी को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिले। दूसरा पॉइंट है कि युवाओं की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। तीसरा, शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना। फोर्थ पॉइंट है शैक्षिक सहायता तक पूरी क्षमता प्राप्त कर सके, और बच्चा जो है शैक्षिक सहायता तक पूरी क्षमता प्राप्त कर सके। और पांचवा पॉइंट है वंचित बच्चों के लिए बचपन की देखभाल को शिक्षा का विस्तार व सुधार करना। और छठा पॉइंट है हमारा छात्रों की विविध ज़रूरतों का विकास करना। इसके कुछ महत्व हैं जो कि है कि छात्रों के लिए बेहतर कौशल उपलब्ध करवाना। और सेकंड पॉइंट है हमारा छात्रों को बेहतर कौशल उपलब्ध कराना। सेकंड पॉइंट है हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों का, मतलब बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो। और थर्ड पॉइंट हमारा है विविधता समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है, यानी कि यहाँ पे विविधता से अर्थ है सामान्य और असामान्य दोनों छात्रों को एक ही साथ बैठाकर एक ही क्लासरूम में हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
और फोर्थ पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा द्वारा समाज में बदलाव आ सकता है, यानी कि भेदभाव खत्म हो जाएगा और सभी सामान्य और असामान्य बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर गैर भेदभाव का माहौल बने ताकि छात्र अपने अधिकारों का आनंद ले सकें, यानी भेदभाव होगा तो उनके अधिकारों का हनन होगा। कौन? असामान्य बच्चे, जो कि अक्षम बच्चे हैं ना, और इसीलिए उनके साथ गैर भेदभाव होगा तो अपने वो अधिकारों का आनंद ले सकेंगे। और छठा पॉइंट हमारा है सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये हमारा समावेशन के चलते आ चुकी है, जो कि अधिकार में। इसके कुछ दायरे हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज में समावेशन का योगदान करना, यानी समाज में और शिक्षा में समावेशन, यानी कि सामान्य और असामान्य लोगों का पूरा पूरा योगदान होना चाहिए। ठीक है, और समाज का पूरा योगदान होना चाहिए शिक्षा में और समाज में, दोनों में शामिल करके चले, है ना। सेकंड पॉइंट है स्कूलों के महत्व पर जोर देना, यानी स्कूल में जो भी हो रहा है समावेशन की शिक्षा के चलते तो उस पर जोर देना, उसको महत्वता देना। और थर्ड पॉइंट है हमारा लाभकारी संबंध स्थापित करना। फोर्थ है छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना। फिफ्थ पॉइंट हमारा छात्रों के लिए छात्रों के बीच अंतर को समझना, यानी कि उनको किस प्रकार की कमी हो रही है उसकी पहचान करो, फिर उसमें सुधार करने के लिए यहाँ पे ये कहना चाहता है। और हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कि दोस्ती विकसित करने का मौका देना, क्योंकि सीखने का शानदार तरीका होता है दोस्ती, यानी कि दोस्ती का मौका मिलेगा तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। और समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा छात्र विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना। शिक्षकों की तैयारी, यानी कि सामान्य छात्रों को कैसे शिक्षा दी जाती है और असामान्य छात्रों को कैसे शिक्षा दी जाती है, उसमें अंतर होता है, इसके लिए शिक्षकों को तैयारी करनी पड़ती है। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि आधारभूत संरचना, यानी किस प्रकार से पढ़ाना है उसके लिए एक आधारभूत संरचना तैयार की जाएगी। संसाधन, यानी किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि स्कूलों में रैंप वगैरह इससे मतलब बनवाना, ये सब संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, और बैठने के लिए सीट वगैरह उपलब्ध कराना, और मतलब किस प्रकार से वो पढ़ेंगे, बोर्ड वगैरह जैसे वो प्रिंटर वगैरह पे पढ़ सके, जिस तरीके से वो अच्छे से समझ सके, आसान से आसान उपकरण का इस्तेमाल करके उन्हें सिखाना। और फिफ्थ है मूल्यांकन प्रणाली, यानी कि वो किस तरीके से सीख रहे हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है और किस माध्यम से वो सीख पा रहे हैं, उस उपकरण का इस्तेमाल करा जाए। ठीक है, मूल्यांकन में यही देखा जाएगा कि मतलब वो लोग कैसे सीख पा रहे हैं और क्या चीज़ ऐसा है जो कि गलत हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।